संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप लोग समझ गए हों कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बनने जा रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा वीडियो का टॉपिक है इतिहास को कैसे समझें। पर इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ें। इतिहास को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एसएससी जीडी से लेकर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल और स्टेट पीसीएस तक के एग्जामों में इतिहास विषय से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं। पर इतिहास विषय का अध्ययन करते वक्त हम लोग के साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग किसी एग्जाम के सिलेबस को उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और जब पढ़ते पढ़ते पुस्तक के 50वें पेज पर पहुंचते हैं तो पीछे का 49 पन्ना गायब हो चुका होता है। तो ऐसा अब ना हो, इसके लिए हम लोग इतिहास को बेसिक से पढ़ेंगे। तो क्या है हिस्ट्री का बेसिक, आइए देखते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इतिहास शब्द आया कहां से, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है और इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इतिहास का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहला है इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास शब्द का अर्थ होता है अनुमान लगाना। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एक सामान्य मनुष्य की जीवन प्रत्याशा लगभग 100 वर्ष होती है, यानी एक सामान्य मनुष्य लगभग 100 वर्ष ही जीता है। पर इतिहास की घटनाएं 100 वर्ष, 1000 वर्ष या लाखों में होती हैं। इसलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक सामान्य मनुष्य एक इतिहास की सभी घटनाओं को बता सके। इसलिए हम लोग अनुमान के जरिए इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास शब्द का अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट है हम लोग का, इतिहास शब्द आया कहां से। तो इतिहास शब्द आया, यूरोप की एक कंट्री है ग्रीक। ग्रीक के निवासी इतिहास शब्द का प्रयोग करते थे। ग्रीक से ही, ग्रीक यानी यूनान, यहां से ही ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो अब अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ेंगे। इतिहास अर्थात हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। हिस्ट्री को मैंने हिस्टोरिका लिख रखा है, इसके लिए आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि यह एक ग्रीक बुक है, इसलिए इसको हिस्टोरिका ही पढ़ेंगे। तो हेरोडोटस महोदय की एक पुस्तक थी नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें हिस्ट्री शब्द सबसे पहले देखा गया था। इसीलिए हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता या जनक कहते हैं, द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अब चलिए देखते हैं इतिहास की परिभाषा क्या होता है। इतिहास का परिभाषा होता है प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग इतिहास कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस द स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। तो जैसा कि डेफिनेशन से हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इतिहास क्या होता है, पर इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एक शब्द को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले है प्रमाणिक स्रोत। प्रमाणिक स्रोत क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा कि इतिहास में हम लोग पुरानी घटनाओं को अध्ययन करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं हम लोग को मिलती हैं, जैसे जो जमीन में दफन हो चुकी होती हैं, तो उसका कोई प्रमाण होता है जो पुरातत्वविद द्वारा उनके ठोस अध्ययन या गहन जानकारी के बाद सबको प्राप्त होती है। तो इसका क्या प्रमाण होता है कि यह वस्तु जो है इतनी साल पुरानी है, यह बताने के लिए पुरातत्वविद जो होते हैं उस पर रिसर्च करते हैं और प्रमाणित देते हैं। तो प्रमाणित शब्द का अर्थ हम लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। अगर आप भी नहीं समझे तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। मान लीजिए यह एक जगह है जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। अब वहां पे कुछ लोग मौजूद हैं, ये कुछ लोगों को मैंने बना दिया। तो
इस घटना स्थल पर जब पुलिस आई तो वहां के लोगों से पूछताछ करेगी कि यह घटना कैसे हुई। तो वहां पर जो व्यक्ति थे उनमें से पहला व्यक्ति ने कहा कि सर, एक सफेद रंग की गाड़ी ने टक्कर मार के गई है यहाँ पर। और जब दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो दूसरा व्यक्ति ने कहा वह एक मारुति कंपनी की गाड़ी थी। और जब तीसरे व्यक्ति से पूछा वही क्वेश्चन पूछा गया तो वह व्यक्ति ने बहुत ही चालाकी से उस गाड़ी का नंबर दे दिया पुलिस वाले को। तो इस घटना से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस घटना में जो हम लोग का प्रमाणिक स्रोत था वो गाड़ी का नंबर था। इससे पुलिस वाले उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इतिहास की बेसिक बातें जानने के बाद हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ बेसिक बातें, सम बेसिक टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। तो आप सभी ने अपने बचपन की क्लासों में ये चार्ट जरूर देखा होगा। इसे बोलते हैं नंबर लाइन, पर इतिहास की भाषा में हम लोग बोलेंगे इसे समय रेखा। टाइम पीरियड। तो इस समय रेखा में जो जीरो है उससे पहले की घटनाएं होती हैं जो माइनस में चलती होती हैं, और जो उसके बाद जीरो के बाद वाली घटनाएं हैं वो पॉजिटिव संख्याएं हैं। तो जो जीरो है उसे हम लोग बेस ईयर मान लेते हैं। उससे पहले की घटनाएं को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, उससे बाद की घटनाएं को हम लोग ईसवी में कहते हैं। पर इसे अब किसी किसी पुस्तक में बिफोर कॉमन एरा या फिर कॉमन एरा कहा जाता है। और जो जीरो है, बेस ईयर है, उसे हम लोग ईसा मसीह के जन्म से मानते हैं, और यह जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। पर इतिहास में हम लोग कितने पुराने जा सकते हैं या फिर कितनी पुरानी घटनाओं को हम लोग पढ़ें, तो इतिहास में हम लोग सबसे ज्यादा पुरानी घटनाएं होती हैं जो 25 लाख वर्ष पहले की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इससे पहले की घटनाओं को हम लोग जियोग्राफिकल एरा में पढ़ते हैं, जैसे कि होलोसीन, प्लीस्टोसीन होता है, जुरासिक काल होता है, जब डायनासोर पृथ्वी पर रहा करते थे। हम लोग इतिहास को उस समय से पढ़ते हैं जब मानव विकसित हो चुका था, वो अपने दो पैरों पर चलने लगा था, शिकारी करने लगा था, ग्रुप में रहने लगा था। वहां से हम लोग इतिहास का अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ हिस्ट्री जानने के बाद हम लोग देखते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत क्या होते हैं? इतिहास के स्रोत वे वस्तुएं होती हैं जो अतीत के मानव द्वारा प्रयोग की जाती थी या अतीत के मानव जीवन से जुड़ी हुई होती थी, उसे हम लोग इतिहास के स्रोत में लेते हैं। इतिहास के स्रोत मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, जो जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं, उसे खोद कर निकाल कर पुरातत्वविद द्वारा उसके बारे में जानकारी दी जाती है। एक होती है साहित्यिक स्रोत, जो पुस्तकें होती हैं उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत में लेते हैं। तो आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत में होते हैं टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो मिट्टी से बनी हुई होती हैं, जो अतीत के मानव हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जैसे हड़प्पावासी हुए, वो सब मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते थे। आज भी मिट्टी से बने वस्तुओं का प्रयोग हम लोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिलेख क्या होता है। अभिलेख पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख होता है। जब कोई राजा होता था, जब कोई राजा अपने बारे में अपनी प्रजा को बताना चाहता था या अपने आने वाली पीढ़ी को अपने कार्य के बारे में बताना चाहता था या कोई संदेश देना चाहता था, तो वह अभिलेख लिखवाया करता था। अभिलेख मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्तंभ लेख। जब कोई अभिलेख या जब कोई लेख किसी पिलर पर लिख दिया जाए या स्तंभ पर लिख दिया जाता था, उसे हम लोग स्तंभ लेख कहते थे। जैसे कि हम लोग का नेशनल एम्बलम है अशोक का स्तंभ। उसके बाद होता है भित्ति लेख। जब कोई संदेश या कोई इंफॉर्मेशन किसी दीवार पर लिखी हुई होती है, उसे हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। जब कोई इंफॉर्मेशन किसी पत्थर पर लिख दी जाती थी, उसे हम लोग शिलालेख या रॉक एडिक्ट कहते हैं। अब पुराने जमाने में तो सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था कि राजा अपना प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए वह अभिलेखों का सहारा लेते थे।
अब पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण स्मारक, ऐसे स्मारक जो राजा महाराजाएं अपने प्रचार के लिए या फिर अपनी पावर को दिखाने के लिए बनाया करते थे। जैसे हम लोग का है लाल किला, लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, और ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण स्मारक हैं जो हम लोग के कल्चरल पावर को दर्शाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्के। जब राजा महाराजाएं अपने साम्राज्य में सिक्के चलाया करते थे तो उस पर अपना नाम, अपना वर्ष भी उत्कीर्णित कराया करते थे। तो उससे हम लोग उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे गुप्त वंश में एक शासक हुआ करता था समुद्रगुप्त, जो अपने सिक्कों पर वीणा वादित करते हुए दर्शाया करता था। तो इससे हम लोग ये पता चलता है कि उस समय में एक इंस्ट्रूमेंट होता था जो म्यूजिक के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसका नाम है वीणा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मूर्तियां। मूर्तियां भी पुरातात्विक स्रोत में एक विशेष रूप अदा करती हैं। जैसे कि विश्व भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां हम लोग को मिलती हैं भगवान बुद्ध की। विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान बुद्ध की मिलती हैं, और भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की हैं। तो मूर्तियां भी हम लोग को इतिहास के बारे में कई चीजें बताती हैं। तो आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वे पुस्तकें आती हैं जो हम लोग को इतिहास की घटनाओं के बारे में बताती हैं। तो आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे धार्मिक पुस्तकें। वे पुस्तकें जो हम लोग को वैदिक सभ्यता में उस समय के भारतवर्ष में हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं, उसे हम लोग धार्मिक पुस्तकें कहते हैं। जैसे हम लोग के वेद हुए, पुराण हुए, वेदांत हुए, उपनिषद हुए, ये सब धार्मिक पुस्तकें हैं। उसके बाद आती हैं गैर धार्मिक पुस्तकें। गैर धार्मिक पुस्तकें वे पुस्तकें होती हैं जो शासन के बारे में दर्शाती हैं, उस समय के साम्राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी ये बताती हैं। जैसे हम लोग को इंडिका एक पुस्तक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई है। इसमें मौर्य साम्राज्य की शासन के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक कौटिल्य की पुस्तक है। ये भी शासन व्यवस्था के बारे में ही बताता है। ये दोनों पुस्तकें एग्जाम्स में अक्सर पूछा करते हैं, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण वो होता है जब कोई विदेशी यात्री भारतवर्ष में आता है और उस समय की हो रही घटनाओं को अपने पुस्तक में लिखता है और सबको बताता है। वे सब होती हैं विदेशी विवरण वाली पुस्तकें। इसमें हम लोग देखेंगे ह्वेन-त्सांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, वो उस समय हो रही घटनाओं को अपनी पुस्तक सी यूकी में लिखा था। उसके बाद एक लेखक है जिसका नाम है फायान। यह यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसका पुस्तक है फोक्यू की। इसमें उसने उस समय की हो रही घटनाओं के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो में इतिहास की बेसिक चीजें देख ली हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इतिहास के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।